नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों, पहले तो आपका जो मुख्य परीक्षा हुई है उसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और 66वीं मुख्य परीक्षा जो बीपीएससी की हुई है, तो उसके मुख्य परीक्षा का इंटरनेशनल रिलेशन में दो प्रश्न दोस्तों आए हैं। तो उनका आज हम लोग क्या करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे कि इन प्रश्नों को लिखना कैसे था, करने कैसे था, उस पर हम लोग तो चर्चा करेंगे। हम देखें तो पिछली जो 64वीं हो, 65वीं हो, या उससे पहले भी जो परीक्षाएं हुई हैं, उनमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो प्रश्न रहे हैं वो दो देशों के जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं उन पर भी प्रश्न रहे, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उन पर भी प्रश्न रहे। लेकिन इस बार का जो प्रश्न रहे, दोनों प्रश्न, वो दोनों प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से रहे। एक प्रश्न रहा ब्रिक्स से और दूसरा प्रश्न रहा ईयू से, यूरोपीय यूनियन से। तो उम्मीद थी कि प्रश्न जो हैं द्विपक्षीय संबंधों से भी रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों प्रश्नों की एक बार चर्चा कर लेते हैं कि दोनों प्रश्नों में क्या क्या पूछा गया, उनको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न ये था कि भारत यूरोपीय संघ के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौते की विवेचना कीजिए। डिस्कस बिटवीन द इंडिया यूरोपियन ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, इसका हम दोस्तों चर्चा करनी थी। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो इस प्रश्न को मैं चार कैटेगरी में, यानी कि चार तरीके से, हम लोग उसको चार भागों में बांटकर क्या करेंगे, इस प्रश्न को लिख सकते हैं। पहला तो हम लोग बात करेंगे कि जो ये ईयू के साथ होने वाला जो समझौता था, जिसको हम लोग बात करेंगे भी एक एफएटीए ही है, इसका औपचारिक नाम जो है, औपचारिक नाम आपका व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता, जिसको ब्रीफ में एफटीए, औपचारिक नाम वो है एफटीए। ये क्या है, इसका हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बात करेंगे। दूसरे पैराग्राफ में कि हाल में इसमें क्या अपडेट हुए, यानी कि अभी प्रेजेंटली इसमें क्या नई बातें हुई हैं, क्या चर्चा शुरू हुई है। फिर बात यह कि हमारे लिए जरूरी क्यों है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। और तीसरी बात हम लोग करें, जरूरी के अलावा हम बात कर सकते हैं इसमें कि संभावनाएं क्या हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं। तो ये चार भागों में बांटकर हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट करेंगे। इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो पहले तो इस समझौते का, यानी कि जो जिसको हम लोग औपचारिक रूप से BTIA कह रहे हैं, इस समझौते का थोड़ा सा परिचय देंगे दोस्तों। इस परिचय की जो बात उठी थी वो 2006 में, आप जानते ही हैं, उठी ये बात। वार्ता इस पे शुरू हुई 2007 में, और फिर आपका 2013 में कई राउंड की वार्ता होने के बाद 2013 के बाद ये बात रुक रही थी, यानी कि जो 2013 में लास्ट इस पे क्या हुई, चर्चा हुई थी। ठीक है दोस्तों, अभी रिसेंटली हम बात करें, जो मई 2021 में भारत और ईयू का जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में दोबारा फिर कि हम इस पर क्या करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं, चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो इसको दोबारा से क्या है दोस्तों, अभी यानी कि 2013 के बाद देखें तो मई 2021 में इस मुद्दे पर या इस समझौते पर पुनः क्या हुई है, बातचीत शुरू हुई है, पुनः चर्चा शुरू हुई है। तो मेन बात ये थी दोस्तों। अब जो ये समझौता है, हम इस समझौते के बारे में बात करें थोड़ा सा, और यानी कि पहला ही हमारा जो पार्ट था उसी में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों अभी। तो पहले पार्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो मैं इसमें ये कहता हूं कि थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे कि इस समझौते में आखिर था क्या क्या, इस समझौते में किन मुद्दों पर बात हो रही है। अगर हम इस समझौते में बात करें तो गुड्स को लेकर, यानी कि हम जो वस्तुओं की बात करें उसको लेकर, फिर आपका सर्विस को लेकर बात करें, सर्विस को लेकर हम लोग बात कर सकते हैं, सर्विस पर बात हो रही है। फिर हम लोग बात करें दोस्तों इसके बाद में सर्विस के अलावा आपका इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करें कि इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा हो रही है, इस पर होना चाहिए। जो गुड्स हैं, गुड्स पर टैरिफ कितने कम हो, कैसे हो, तो उस पर लेकर चर्चा हो रही है दोस्तों। तो ये जो पूरा विषय है, अगर हम लोग समझौते की बात करें तो वो निम्न समझौतों पर, यानी कि निम्न मुद्दों पर क्या समझौता करने की बात हो रही है। अब मैं अगली बात कर रहा था कि हम जो अगला पार्ट की बात करेंगे कि
अब हाल में चर्चा का विषय क्यों बना? तो जैसे मैंने कहा, मई 2021 में जो अभी सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन में इस पे पुनः चर्चा क्या हुई है, प्रारंभ हुई है, तो ये इसलिए मुख्य चर्चा का विषय बना। दोस्तों, इसमें क्या था कि अगर हम बात करें तो जो समझौता 2021 में जो पर चर्चा शुरू हुई, तो इस समझौते के अलावा इस चर्चा में यह बात भी शामिल हुई कि हम थोड़ा सा क्या करेंगे, स्टैंड और निवेश संरक्षण समझौते तथा भौगोलिक जो आपकी स्थितियां हैं, भौगोलिक जो संकेत हैं, उन पर भी हम लोग क्या करेंगे, समझौते करेंगे। यानी कि बात करें तो स्टैंड अलोन निवेश संरक्षण और प्लस हम लोग इसमें बात कर सकते हैं, तो प्लस हम बात करेंगे संरक्षण समझौते की बात हमने करी आपसे, समझौते के बारे में। और दूसरा इसमें हम लोग बात करेंगे वो भौगोलिक संकेतों के संदर्भ में समझौता करने को लेकर बात इसमें दोस्तों हुई है। यानी कि 2021 में जो चर्चा के साथ साथ चर्चा में इस समझौते के साथ साथ इन मुद्दों को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया है। तो ये एक बड़ा विषय इसमें देखा गया। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये जरूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है, हम उस पर चर्चा कर लें। आवश्यकता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार है वो कौन है, आपका ईयू है, सबसे बड़ा। और हम देखें तो भारत अपना जो सेकंड नंबर का निर्यात करता है, यानी कि एक्सपोर्ट करता है, वो किसको करता है दोस्तों, ईयू को करता है। अगर हम रिसेंटली बात करें, 2019 के अगर हम डाटा की बात करें, तो दोनों देशों के बीच में बड़ा क्या हुआ है, व्यापार हुआ है, जिसमें भारत ने बड़ी मात्रा में क्या किया है, आपका निर्यात किया है। हम उस चीज को देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों बात करें कि जो इतना बड़ा हमारा बड़ा व्यापार भागीदार हो, सबसे बड़ा व्यापार भागीदार हो, और साथ ही क्या दोस्तों आपका सबसे बड़ा निर्यातक हो, तो जाहिर सी बात है ये हमारे साथ में क्या होगा, बेटर होगा। बेटर इसलिए भी होगा क्योंकि इसमें हम निवेश की बात भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात भी कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के अलावा हम इसमें बात करें, गुड्स के बारे में बात करें, सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप जानते हैं सर्विस सेक्टर अगर ओपन होता है, दोनों के बीच में मुक्त होगा, फ्री होगा, तो इससे इंडिया को क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा, बेनिफिट होगा। अब हम हाल फिलहाल की बात करें तो संभावनाएं क्यों है इसके होने की, और ये क्यों चर्चा में इतना ज्यादा आ रहा है। हाल के दिनों में दोस्तों क्या देखा गया है कि चीन के साथ जो ईयू के कंट्रीज हैं, उनकी क्या बढ़ी है दोस्तों, थोड़ा सा उनके बीच में क्या हुआ है, गैप आया, टकरार बढ़ी है। चाहे इसमें हम लोग बात करें, चाहे वो आपका राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक तनाव को देख के बात करें, यानी कि राजनयिक तनाव को देख के बात करें, कोविड-19 को लेकर जो चर्चा शुरू हुई। फिर आप देखें तो जो उरुग्वे जो मुस्लिम हैं, उनको लेकर काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। उरुग्वे मुस्लिम को लेकर क्या हुआ, ईयू ने चीन के साथ क्या किया, काफी ज्यादा प्रतिबंध लगाने की बात की। बदले में चीन ने भी क्या किया, कई ईयू के कई कंट्रीज पर क्या किए, प्रतिबंध लगाए। तो ऐसी राजनयिक जो मतलब इस प्रकार के जो डिप्लोमेटिक एक तरह से रिलेशन खराब हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत क्या कर रहा है, भारत के लिए क्या बनता है, एक संभावना बनती है, एक अपॉर्चुनिटी बनती है। क्योंकि चीन की ओर जो निवेश हो रहा था उसका लाभ आज हमारे पास ही एक और देश है वियतनाम, वो उसका क्या कर रहा है, बहुत लाभ उठा रहा है दोस्तों। जबकि आप जानते होंगे वियतनाम का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया से भी ज्यादा क्या हो रहा है, ईयू कंट्रीज में हो रहा है। तो देखा जाए तो अगर हम बात करें ईयू के संदर्भ में निवेश की बात करें, गुड्स के बारे में बात करें, तो वियतनाम हमारा क्या बन जाता है, एक अच्छा खासा प्रतिस्पर्धी बन रहा है। तो भारत के लिए अवसर क्यों बन रहा है, तो मैंने कहा चीन के साथ थोड़ा संबंधों में क्या हुई है, खटास उत्पन्न हो रही है। तो चीन में जो निवेश होता था वो भारत के अंदर क्या कर सकता है, उसको निवेश कर सकते हैं। हाल के दिनों में भारत का चाहे वो जलवायु परिवर्तन को लेकर बात करें, यानी कि जो आपका पूरा हम लोग बात करें जलवायु परिवर्तन को लेकर, जिस प्रकार भारत और ईयू मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा भारत कई देशों की, चाहे फ्रांस को साथ लेके बात करें, कई देशों के साथ भारत क्या कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। दूसरा, हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में बात करें, जहां पर आज भारत की एक बड़ी मजबूत स्थिति है। तो ईयू को अगर इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाना है या अपने प्रभाव क्षेत्र में यहाँ तक पहुंच बनानी है, तो भारत की उनको भी क्या है, आवश्यकता है। तो कुल मिला के मैं ये कहूं तो वर्तमान में आप जो लास्ट में लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे, तो भारत के पक्ष में अभी बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट वातावरण बना हुआ है। तो भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए, जैसा कि भारत ने
ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ मिलकर एक मंच बनाया है। ऐसे हम फ्रांस के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं, ब्रिटेन के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, तो उसको और आगे बढ़ाने की क्या है दोस्तों जरूरत है। और आप जानते हो कि 2018 में जैसा आपका रणनीतिक साझेदारी को पुनर्जीवित किया गया है किसके साथ, फ्रांस के साथ, तो ये उसमें ही एक अगला हम कदम देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को दोस्तों इस प्रकार से आपको हैंडल करना था। अब जो अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो था वो था 12वें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रमुख उभरते मुद्दों, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा, विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रश्न में एक तो हम लिखेंगे जो 12वां शिखर सम्मेलन, यानी कि जो भी 12वां सम्मेलन जो आपका हुआ है ब्रिक्स सम्मेलन, उसके बारे में हल्का सा जिक्र कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो ब्रिक्स है, हल्का सा ब्रिक्स का जिक्र भी कर देंगे, ब्रिक्स के बारे में बता देंगे। और तीसरा बात करेंगे कि जो ये सम्मेलन हुआ तो इस सम्मेलन में किन मुद्दों पर क्या रहा, फोकस रहा, किन मुद्दों पर बात हुई, और फिर भारत ने किन मुद्दों को क्या किया इसके अंदर उठाया। तो इस 4 पार्ट्स में बांटकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। इस प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। पहले हम बात करें 12वां ब्रिक्स सम्मेलन, यानी कि जो सम्मेलन हुआ, आप जानते हैं दोस्तों नवंबर 2020 में सम्मेलन हुआ था, और सम्मेलन का दोस्तों आपका रूस के अंदर हुआ था, रशिया में सम्मेलन समिट पूरी हुई थी। इस सम्मेलन के बारे में बात करें, सम्मेलन का जो विषय था, विषय क्या था, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा, व जो नवाचार है, यानी कि हम विकास की बात करें, नवाचार की बात करें, तो जो आपका विकास है उसमें क्या होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी कि आगे बढ़ना चाहिए। इस विषय पर क्या था, ये पूरा सम्मेलन किया गया था। दोस्तों अगर हम इस सम्मेलन के अलावा हम ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स आप जानते ही हैं कि भाई भारत इसके अंदर है, रूस इसके अंदर है, चीन इसके अंदर है, ठीक है दोस्तों, साउथ अफ्रीका इसके अंदर है, ब्राजील इसके अंदर है। तो ये पूरा सम्मेलन बनाया गया। तो देखें जो विश्व की विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी टोटल आबादी 42% है, अगर इन 5 देशों की हम बात करें तो इनकी आबादी 42% है। इनको कहा जाता है कि ये विश्व की अर्थव्यवस्था का एक इंजन है, इन सभी देशों को एक इंजन है उनका ये सम्मेलन दोस्तों, उनका ये संगठन है जिसका सम्मेलन 12वां शिखर सम्मेलन हुआ था। अगर हम इस सम्मेलन की बात करें कि सम्मेलन में क्या चर्चा हुई, क्या बातें हुई, हम उसके बारे में बात करें तो कई मुद्दे थे। जैसे आतंकवाद को लेकर बातें हुई, जिसमें हमारे पीएम जो वहां पर मोदी जी ने इसमें भाग लिया था, उन्होंने भी इस बात को उठाया, आतंकवाद को एक चुनौती के रूप में लिया, और चुनौती के रूप में लेते उन्होंने कहना यह था कि जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उस पर क्या होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, उस पर कार्य होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों क्या था कि जो स्टेट यानी कि राज्य प्रायोजित जो आतंकवाद है उसको रोकने के ऊपर उन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि आतंकवाद पे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है या आतंकवाद को जो क्या कर रहा है, बढ़ावा देता है, उसको भी क्या जरूरत है, उसको भी रोके जाने की क्या दोस्तों जरूरत है। इस पर हमारे पीएम ने क्या किया, इस बात को उठाया था दोस्तों। इसमें एक बड़ी बात यह थी कि सम्मेलन के अंदर एक और ब्रिक्स आतंकवाद रोधी रणनीति को भी हस्ताक्षर के लिए क्या दोस्तों रखा गया है। हालांकि इस पर हस्ताक्षर अभी हुए नहीं है, तो ब्रिक्स आतंकवाद रोधी रणनीति जो है यानी कि ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को भी क्या गया दोस्तों उसके अंदर रखा गया है। तो ब्रिक्स हालांकि वो भी नहीं हुआ ऐसा, जैसे मैंने कहा ना कि उसको हस्ताक्षर के लिए रखा गया, तो अभी उस पर क्या है दोस्तों हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। तो आतंकवाद रोधी रणनीति, अगर हम इस रणनीति की दोस्तों बात करें तो इसमें यह है कि जो इसका दृष्टिकोण, अगर नजरिए की बात करें तो जो देशों के यानी ब्रिक्स के जो देश हैं उनके जो बुनियादी पहलू, जैसे आंतरिक मामलों की बात करें, आंतरिक मामलों में संप्रभुता की बात करें, उसमें किसी भी और अन्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए, सुरक्षा मामलों में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण को इसके अंदर क्या दोस्तों रखा गया है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि सभी देशों के द्वारा जो इसके मेंबर हैं उनके द्वारा आतंकवादी ठिकाने हो या आतंकवादी की गतिविधियों का प्रसार करने के लिए उनकी जमीन का या प्रत्यक्ष रूप से उनका उपयोग किया जाता हो, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आतंकवाद के विभिन्न
संबंधी मुद्दों को संस्थाओं में, चाहे संबंध व्यक्ति हो जो उनको प्रोत्साहन देते हैं, आतंकवाद को जो भी प्रोत्साहित करते हैं, उनको क्या कीजिए, उनको फंड करते हैं, चाहे उनको आपका भौतिक संसाधन देते हैं, चाहे वेपन कुछ भी देते हैं, उन पर क्या कीजिए, रोकने का प्रयास करना चाहिए। उन पर जिसे संभावित संभावित जो भी हो सकता है तो रोकने का प्रयास करना चाहिए। आतंकवाद के भौगोलिक प्रसार को, यानी जैसे भूगोल को कहते हैं, आप देखें ना, आईएस आपका सीरिया से निकलकर, चाहे हम लोग बात करें अफ्रीका की बात करें, चाहे आपका दक्षिण एशिया की बात करें, हर जगह अपने आपको फैलाने का प्रयास कर रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया जाए। जो चरमपंथी सूचनाएं हैं आतंकवाद को लेकर, उनका भी क्या किया जाए, एक दूसरे को साझा किया जाए। तो इस प्रकार की बातें दोस्तों क्या थी, इस पूरे जो ब्रिक्स आतंकवादी रोधी रणनीति थी, उसमें इस बात को क्या दोस्तों हाथों हाथ चर्चा की गई। साथ ही हम देखें तो इसके अंदर हमारे पीएम के द्वारा भी तो जो कोविड-19 की रणनीति पर भी चर्चा हुई कि भाई कोविड-19 को कैसे सुलझाया जाए, इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। साथ ही वैक्सीन को लेकर बात हुई कि वैक्सीन को आपस में क्या किया जाए, सहयोग बढ़ाया जाए, हम सब मिलकर क्या करें, वैक्सीन को डेवलप करें। पोस्ट कोविड यानी कि आफ्टर द कोविड, यानी कि पोस्ट कोविड कैसी व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था को कैसे किया जाए, पटरी पर लाया जाए, यानी कि जो स्लो डाउन हुआ है तो स्लो डाउन को कैसे पटरी पर लाया जाए, इस पर भी क्या किया जाए दोस्तों, इस पर भी चर्चा की गई कि ये भी होना ठीक से होना चाहिए। और साथ ही बड़ी बात थी जो भारत ने बहुत बढ़ चढ़ कर उठाई इस मुद्दे, इस पूरे सम्मेलन के अंदर बात, कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, चाहे WTO की बात करें, चाहे WHO की बात करें, सभी का क्या होना चाहिए, इसको बढ़ चढ़कर उन्होंने क्या किया, मुद्दे को उठाया कि इन सब में भी क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा संदिग्धता देखी गई कि भाई कोविड-19 के समय भी क्या था, सभी संस्थाओं की थोड़ी सी भूमिका जो थी वो कुछ प्रश्नों में गिरी, कुछ संदिग्ध उन पर क्वेश्चन मार्क लगा, उस पर क्या होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, उनके ऊपर ठीक से कार्य करें, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, यानी लोकतांत्रिक तरीके से वो कार्य करें। साथ ही हमारे द्वारा, भारत के पीएम के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पर भी क्या की जो संकल्पना थी, उसको भी सब देशों को साझा किया गया, बताया गया भी हमारा आत्मनिर्भर भारत कैसे काम कर रहा है और क्या हम इस चीज के अंदर क्या लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था जो हमारी 66वीं बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा हुई थी, उसके 2 प्रश्न जो थे ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के थे, जो मैंने आपसे क्या किया, साझा किए। धन्यवाद। जय हिंद।